नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अरुण कुमार मिश्रा जी सतना शहर के तमाम नामचीन स्कूलों में अंग्रेजी विषय पढ़ाते रहे हैं। जैसे सतना शहर का सबसे नामचीन स्कूल है वेंकट वन, वहाँ आपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई। सिविल लाइन स्कूल में रहे आप, और इन सारी चीज़ों के साथ इन शासकीय दायित्वों को निभाते हुए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो साहित्यिक विधा के आदमी हैं और उनने एक गज़ल की किताब लिखी जिसका नाम था एहसास, और उस किताब का विमोचन देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शायर राहत इंदौरी जी ने उसका विमोचन किया और उसकी भूमिका ताहिर फराज ने लिखी थी। तो शासकीय भूमिका में होने के बावजूद भी अगर किसी की इतनी साहित्यिक अभिरुचि होती है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो हम अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं मिश्रा जी, और हम अपनी बातचीत की शुरुआत, चूँकि आप शासकीय स्कूलों में रहे हैं, तो हम पहली बात तो ये जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में, आज के दौर में शासकीय स्कूलों की इतनी दुर्गति क्यों है? उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि शासकीय स्कूलों की जो मॉनिटरिंग है जी, वो प्रॉपर नहीं हो पाती। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगर अच्छी मेहनत की जाए जी, तो शासकीय स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट से बेहतर आता रहा है और आएगा भी। जैसे उत्कृष्ट विद्यालय को आप ले लीजिए जी, उत्कृष्ट विद्यालय का मैनेजमेंट चूँकि मतलब विशेष ध्यान दे करके उनकी परिकल्पना निर्धारित की गई थी। सेलेक्टेड टीचर्स थे, सेलेक्टेड प्रिंसिपल्स थे, सेलेक्टेड बच्चे थे, तो उन्होंने अब अच्छा आउटपुट दिया। जी, तो ज़रूरत है मॉनिटरिंग की और उन पर मतलब स्कूल वाइज ध्यान देने की। तो उस मॉनिटरिंग की कमी के कारण जो है, और मतलब शिक्षकों की उदासीनता। अगर जैसे कि अभी बीच में कहीं कहीं कुछ चर्चाएं शुरू हुई कि शासकीय स्कूलों को भी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दिया जा रहा है, कि शासकीय स्कूल की मॉनिटरिंग जो है वो कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी करे, भले सरकार वेतन इनको दे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और उसकी देख रेख करने के लिए एक प्राइवेट व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये उचित व्यवस्था होगी? देखिए, ऐसा है कि जो पालक शिक्षक संघ जो अवधारणा थी जी, उसके तहत यही था कि समाज के लोगों को विद्यालय से जोड़ा जाए जी, उनका बाकायदे चयन होता था है, और फिर उनकी ड्यूटी है कि मतलब वो मतलब स्कूल को सुचारू रूप से संचालित करा जी। तो गांव के स्कूलों में थोड़ा बहुत संभव हुआ जी, इसलिए कि गांव में जो उस लोकेलिटी का जो सबसे मतलब प्रतिष्ठित और मूर्धन्य व्यक्ति होगा वो वहाँ का अध्यक्ष बनेगा, तो वो थोड़ा अंकुश लगा लेगा जी। शहरों में स्थिति ये है कि साहब जो बच्चे क्रीमी लेयर के वो तो चले गए प्राइवेट स्कूलों में जी। अब सरकारी स्कूलों में जहाँ मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं जी, मजदूर सुबह अपने काम पे चला जाता है और रात में लौटता है, उसे नहीं मालूम उसके बच्चे क्या कर रहे हैं जी। उन्हीं में से किसी को आपने पालक संघ का अध्यक्ष बना लिया, तो अब वो क्या करेगा? वो अच्छा, वो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उतना सुयोग भी नहीं है, तो वो तो गुरु जी के कहने पे चलेगा, तो ये निरंकुश हो गए। तो पालक संघ की जो अवधारणा थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई शहरों में, खास तौर वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही वो एक कदम था जी, कि मतलब यानी विद्यालयों पर अंकुश लगाने के लिए समाज के लोग भी आगे आए जी हैं, तो वहाँ भी सब सेटिंग हो गई। अब अगर प्राइवेटाइजेशन आप करते हैं जी, तो क्या ऐसा नहीं है कि मतलब जो वहाँ का स्टाफ है वो उनको भी सेट कर ले और अपना रवैया बरकरार रखें? तो इसलिए अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है, और मॉनिटरिंग ये होनी चाहिए कि आप यदि विद्यालय गए हैं तो आपने कितना काम किया जी। आपको जो हम सैलरी दे रहे हैं, यानी प्राइवेट स्कूल के 3 टीचर जितनी सैलरी पाते हैं उतना शासकीय स्कूल का 1 शिक्षक पाता है जी। मैंने अपने शैक्षणिक जीवन में कभी भी कोई पीरियड मिस नहीं किया। मुझे कभी प्राचार्य ने नहीं कहा कि आपको पीरियड में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एक कर्तव्य बोध था और संयोग कुछ ऐसा था कि ऐसी संस्थाएं मिलती चली गई जहाँ एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। कन्याधाबारी में था मैं, वहाँ एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल था, बहुत अच्छे प्राचार्यगण थे। वेंकट स्कूल का तो आप जानते ही हैं जी जी हैं। अब मतलब जिस समय मैं था उस समय तो बहुत अच्छा माहौल था जी। फिर मैं प्रधानाध्यापक के रूप में जब प्राइमरी स्कूल का जब मैंने एजुकेशन देखा तो मैं स्वयं मतलब परेशान हो गया कि मतलब इनको जो है तो यानी जो स्ट्रक्चर चल रहा है, वहाँ का जो वातावरण चल रहा है, उसमें हम मतलब पिछले समय से ज़्यादा से ज़्यादा 45-50% सुधार कर पाए, 100% हम नहीं दे पाए।
इसलिए कि मतलब यानी जब वो पूरा माहौल ही बिगड़ा हुआ है तो इसको क्या ऐसे भी सुधारा जा सकता है कि एक शासकीय स्कूल में, बीच में कुछ जगह ऐसी चर्चा आई कि अगर उस जिले के कलेक्टर के बच्चे शासकीय स्कूल में, या जो प्रभावी अधिकारी हैं उनके बच्चे अगर शासकीय स्कूलों में भर्ती कर दिया जाए तो शासकीय स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। 100% हो सकती है। लेकिन बताइए क्या ये सिर्फ कहने की बात है, प्रैक्टिकली कोई करेगा क्या ऐसा? जो शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है उसके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड कर सकता है जी, इतनी उसकी सैलरी, इतना उसका यानी आभा मंडल सब कुछ बढ़िया बना हुआ, वो तो वो मतलब एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि शासकीय स्कूल में जो भी शिक्षक चयनित होता है वो परीक्षा पास करता है या उसकी चयन होने के एक मापदंड है। हाँ बिल्कुल है। प्राइवेट स्कूल में वो लोग जाते हैं जो पूरी दुनिया से थक हार करके, जब उन्हें कोई व्यवसाय नहीं मिलता, कोई रोजगार नहीं मिलता, तो वो मजबूरी में चले जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो ये निश्चित है कि प्राइवेट स्कूल की जो पढ़ाई है वो शासकीय स्कूलों से बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन हो रही है। वजह क्या है? सिर्फ वही वजह है कि उनके ऊपर पूरे टाइम तक मैनेजमेंट का अंकुश बराबर है कि वो ध्यान देते हैं। जो प्राचार्य वहाँ पर वो भी प्राइवेट के रूप में ही भर्ती हुए होंगे हैं, उनका पर्याप्त अंकुश है। दूसरी बात यहाँ तो साहब ये है कि मतलब यानी जब चाहे तो उन्होंने कहा साहब आपकी सेवाएँ समाप्त, आप चाहे कितने भी पुराने हो, कुछ भी हो, वो आपको निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट में क्या है साहब, निलंबित करेंगे और मुख्यालय फला जगह रहेगा, आपको भत्ता मिलता रहेगा और फिर वो जोर जुगाड़ लगा के फिर वो आ जाएगा। तो ये कुछ विसंगतियां हैं, इनमें सुधार किए जा सकते हैं। अब ये मतलब उच्च अधिकारियों को विचार करना होगा कि मतलब इसमें जैसे वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी अगर ठीक ठाक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव उसका विद्यालय में पड़ेगा जी है, पता चला। लेकिन उनके कार्यालय में तो जम के भ्रष्टाचार है। हाँ, अभी एक आदमी ट्रैप होते हुए पकड़ा, माने वहीं तो माने वहाँ तो हर बात के लिए पैसा है। बिल्कुल, अब अपना क्लेम लेने, मैंने अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड भी निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी पड़ेगी, बिना रिश्वत के वहाँ काम नहीं होगा। खैर, ये तो शासकीय मामला था। जी। आप तो लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति रहे हैं और इन सारी व्यस्तताओं के बाद भी आपने साहित्यिक और माने गज़ल जैसे गंभीर विषय का चयन किया और आपने अपनी पुस्तक प्रकाशित की। तो सतना में आप गज़लकार के रूप में हैं, वर्षों से हैं। सतना में एक साहित्यिक माहौल जिस तरीके से, माने सारी चीज़ों का माहौल है, लेकिन सतना ज़िले में जिस तरीके का साहित्यिक माहौल होना चाहिए उस तरीके का साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, उसकी वजह है क्या है कि जो थोड़े बहुत साहित्यकार जो स्थापित थे जी, उन्होंने अपने स्कूल्स बना रखे हैं, अपने ग्रुप बना रखे हैं जी हैं, और फिर मतलब उसमें किसी नए की एंट्री नहीं होगी भाई वो जो है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि नए को प्रमोट करना बड़ी हिम्मत का काम है जी है। अच्छा, कोई नया आया भी तो उसने जो भी उलझुल लिखा आपने वाह वाह कर दी। मैं आपको एक ध्यानाकर्षण चाहूँगा, उर्दू अदब में एक बड़ी अच्छी परंपरा है जी कि जब कोई नवोदित शायर कुछ लिखता है जी तो वो अपने उस्ताद के पास इस्लाह लेने जाता है हाँ कि हमने ठीक लिखा है या नहीं। तो वो क्या करता है कि उसके गज़ल को प्योरीफाई कर देता है जी। दो प्रमुख मापदंड है, एक तो मीटर बहर जिसको कहते हैं अपन जी, बहर, और उसके बाद मफहूम का मतलब है उसका आशय क्या है। तो ये 2 लाइन का जो कपलेट है उसमें आशय पूरा होना चाहिए और उसको मीटर में होना चाहिए। तो जो नया व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा उतना रिदमिक, उतना म्यूजिकल नहीं हो सकता, तो वो मतलब अपने उस्ताद के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से, तो वो उनसे जो प्राप्त करता है और धीरे धीरे फिर अपने आप को परिष्कृत करता चला जाता है। हिंदी साहित्य में स्थिति ये है कि मतलब जिसने कुछ भी लिख दिया वो अपना मुकद्दर भांजने लगे, वो माने उस क्षेत्र के पहलवान हो गए। यस, तो ये चीज़ जो है ना, मैं ऐसा नहीं कहता बहुत अच्छे हस्ताक्षर है, तो मतलब ऐसा नहीं कि साहित्यकार नहीं है, लेकिन वो अपने आप में सिमटे हुए हैं। जो मतलब प्रतिभाशाली लोग हैं जिनको ये बाहर जा कर के मंचों की राजनीति नहीं करनी, मंचों से कोई मतलब नहीं रखना, वो अपने आप में सिमटे। जिस हिसाब से सुमेर सिंह शैलेश जिस तरीके से गीत लिखते थे और जिस हिसाब से ईश्वर ने उनको गला दिया था, हाँ, दोनों खूबी थी, मैंने भी उनको सुना है। उस हिसाब से वो पूरे देश में मंचों की शोभा नहीं बन पाए, नहीं बन भाई। देखिए, म्यूजिकल होने के साथ साथ जो म्यूजिकल होगा उसके अंदर रिदम होगी जी। जब रिदम होगी तो रचना उसकी छंदबद्ध होगी जी। मैं मतलब नई कविता का या मतलब मुक्त छंद की कविता का विरोध नहीं करता जी,
इसलिए कि उसमें भी जो है तो कम से कम शब्दों में अपना आशय कहने की एक विशेष पारंगता योग्यता होती है उनके अंदर। जी जी। तो वो भी साहित्य की एक विधा है। लेकिन कुछ भी लिख देना और फिर ये कोशिश करना कि लोग वाह करें जी, तो इस कारण से साहित्य में मोल बिगड़ता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल एक आदमी के अंदर पहले क्या था, एक पढ़ने लिखने की एक प्रवृत्ति होती थी, घर से भी, घर परिवार के लोग भी उन्हें कुछ अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। आज वो एक पूरा माहौल जो था, वो मोबाइल आने के कारण वो पूरा माहौल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जो कुछ भी है जी, इनमें आप ये बताइए कि आप फेसबुक में देखिएगा आपको कितना साहित्य मिलेगा जी, सब तुकबंदियाँ भरी हुई हैं जी। लेकिन अब लोगों का मानसिक स्तर इतना हल्का हो चुका है कि उनको गीत, चुटकुले, हंसी मजाक है, ग्लैमर, इनमें लोगों का इंटरेस्ट है, उसमें वो अपना दिल बहला रहे हैं। अब जो विशुद्ध साहित्य है उसकी पूंछ परख कम हो गई, किताबों से लोगों का रुझान कम हो गया और किताबें महंगी भी हो गई जी, दोनों बातें हैं। तो इस कारण से जो है तो मतलब यानी किताबों का प्रचलन कम और फिर मोबाइल में सब ई-बुक में सब कुछ मिल रहा जी है। तो इस कारण से ये किताबों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे देश में और इस पर पहल होनी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि मतलब यानी किताबें बने, छपें और लोगों के हाथों तक जाए। आपका पसंदीदा गज़लकार, या आपने चूंकि गज़ल लिखी है तो आप किससे प्रभावित रहे अपने पूरे जीवन? मैं राहत इंदौरी साहब से इसलिए प्रभावित था कि उनकी गज़लों में प्रयोग रहता था, वो मतलब परंपरा से हट कर लिखते थे। गज़ल जो है किसी ज़माने में आप भी, हुस्न इश्क और जाम शराब जी, इन दो विषयों पर गज़ल होती थी जी, और वहाँ से गज़ल अपना सफ़र करते करते और मतलब यानी समाज के मतलब हर गोशे में जा कर के व्याप्त हो गई, हर व्यक्ति की मानसिकता को उसने छू लिया, तो उसका विस्तार जो व्यापक हुआ। तो उस व्यापक विस्तार में अग्रणी भूमिका अगर किसी के माने तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की थी। जी, मैं तो मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, बहुत चाहते थे मुझे वो। जी, जी, तो अक्सर वो मतलब इस प्रकार की लाइनें सुनाया करते थे जो हमने मंचों में कभी नहीं सुनी जी, है। मैं उनके एक दो लाइन आपको सुनाता हूँ जी, राहत साहब की, जो उन्होंने व्यक्तिगत मुझे सुनाई थी जी, कि सफ़र सफ़र तेरी आंखों का नूर जाएगा, जी, सफ़र सफ़र तेरी आंखों सफ़र का, सफ़र तेरी आंखों का नूर जाएगा, हमारे साथ ये सूरज जरूर जाएगा, अरे वाह, और बिखर चुका हूँ मैं इमली की पत्तियों की तरह, वाह, अब और लेके कहाँ तक गुरूर जाएगा। क्या बात, ये मशवरा है कि बैसाखियाँ उधार न ले, उड़नचियों से कोई कितनी दूर जाए। अरे वाह, क्या बात है। तो इस प्रकार की मतलब यानी रचनाएं लिखने वाले ऐसे महान शायर, और हम सबसे बड़ी बात है कि हमारे मध्य प्रदेश का गौरव थे वो। हाँ, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। मरणोपरांत भी उनका आज भी वही सम्मान है। फिर ताहिर फराज साहब से मेरी मुलाकात हुई। ताहिर फराज साहब भी बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी एक बड़ी फेमस गज़ल हरिहरन जी ने गाई है, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता। और इसका एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जमा करता जो मैं आए हुए संग पत्थर, जिन लोगों ने जो मुझे पत्थर मारे, जी, जमा करता जो मैं आए हुए संग, जी, सच छिपाने के लिए कोई घर होता। तो जो आपने अपनी एक पुस्तक लिखी है एहसास, उसमें आपको सबसे आपकी पसंदीदा या आपकी सबसे दिल को छूने वाली? मैंने एक गज़ल लिखी थी जी, उसके 2-4 शेर आपको सुनाता हूँ। जी, दिल जलाकर तुम्हें बख्शे हैं उजाले हमने, वाह, कितने सूरज इन्हीं पलकों पे संभाले हमने, वाह, क्या सिमट पाएंगे अब जीस्त के पन्ने बिखरे पन्ने, क्या सिमट पाएंगे अब जीस्त के बिखरे पन्ने, तोड़ डाले हैं हवाओं के भी ताले हमने, वाह वाह। और शेर में देखिए बहर से खाली भी नहीं जाएगा और कितने सारे शब्द हैं। लब जो धुंधले हुए आंखें हुई नम, लब खामोश, जिंदगी जब भी तेरे अर्थ निकाले हमने, वाह वाह। और ज़िंदगी भर की कमाई थी यही कागज़ी ख़त, आज सब कर दिए शोलों के हवाले हमने, वाह। तो इस पर जो है तो मुझे गुणीजनों का आशीर्वाद मिला, तो आपने कहा तो मैंने प्रस्तुत किया। अब एक चीज़ और देखिए आपकी, जो विंध्य का, जो मैं समूचे विंध्य की बात करूँ, जो विंध्य में जो साहित्यिक सांस्कृतिक माहौल है, उसमें अब कोई नए रचनाकार ऐसे उभर करके सामने नहीं आ रहे हैं जो माने हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करें। जी हाँ, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा साहब कि हमारे सतना में एक प्रकाशक हैं, शब्द शिल्पी, जी, अनिल अयान जी इसको चलाते हैं, जी,
और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय चिंतामणि मिश्र जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है जी। तो इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। बहुत से नए लोगों को इन्होंने साहित्य की विधा से जोड़ा, जो क्रमशः अभी आपके चैनल में आकर के अपनी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। उसके साथ साथ अभी देखिए 17 तारीख को यहाँ पर उर्दू अदब का एक फिल्मबदी होने वाला है मुशायरा। अच्छा। जिसमें मतलब यानी सौभाग्य से मुझे जजमेंट के लिए बुलाया गया है जी। तो उसमें क्या है कि बच्चों को एक लाइन दी जाएगी, जो नए लड़के आएंगे जी, उस लाइन पर वो तरही गज़ल लिखेंगे। अच्छा। और उसको फिर वो प्रस्तुत करेंगे। उसके आधार पर यहाँ से जो 3 टॉपर्स होंगे वो फिर मध्य प्रदेश स्तर पर उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो एक अच्छी पहल है कि नई पौध को हम कैसे विकसित करें। रोपा तो आपने लगा दिया, मगर रोपा जो है तो उसका संरक्षण भी जरूरी है। तो इस दिशा में काम हो रहा है और नए लोग आ रहे हैं तो एक अच्छी आशा बन रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि सतना से कुछ ऐसे नए नाम हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। इनके मैंने एक आध प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं जी। अंबिका प्रसाद अंशु यहाँ इसके संयोजक हैं, अंबिका पांडे जी। तो उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया था जी। तो नए लड़के, मैं ये तो नहीं कहूँ कि बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, देखिए क्या है कि मेरा अपना ये मानना है कि खेलने के पहले ही जो हार जाए हाँ, वो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम प्रयास ही न करें हाँ, और उसके पहले ही हम कह दें कि नहीं हम बेहतर नहीं कर सकते। नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी ने प्रयास शुरू किया है और वो प्रयास उनका निरंतर है तो उसके परिणाम नहीं, वो सफल प्रयास है उनका। मैंने उनसे कहा है जी, मैंने कहा तुम लोग अपना काम करो जी, अगर तुम्हें कहीं कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी महसूस होती है तो मुझसे संपर्क करो, मुझसे जो हो पड़े बन पड़ेगा वो हम करें। मैं कोई उस्ताद शायर नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मैं साहित्यिक क्षेत्र में विद्यमान नक्षत्र नहीं हूँ। मैं अपने कमरे में स्वतंत्रता सुखाए बंद रहने, सीमाओं में बंद रहने वाला व्यक्ति हूँ। क्योंकि पहले नौकरी ने समय नहीं दिया, अब रिटायरमेंट के बाद क्या है, बस उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को लिखो। लेकिन मतलब नवोदितों की मतलब सहायता करने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। अगर उनको मुझे कोई ज़रूरत पड़ती मेरी या मुझसे आगे भी अगर कहीं उनको आवश्यकता पड़ती है, मैं उनको रेफ़र करूँगा कि आप जाइए और इसको अपने आप को जितना हो सके उतना मांझिए। मंची कविताओं में बड़ा अवमूल्यन आया है। मंची कविताएं, मंच में कविताएं होती ही कहाँ हैं साहब, मंच में तो चुटकुले होते हैं। अब यानी कुछ ऐसे नामधारी बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो रचना पाठ उनका, अगर वो 20 मिनट तक अगर मंच पे खड़े हैं पता चला कि 18 तो मतलब वो 18 मिनट उनकी वो चुटकुलों में गुजर जाएंगे और बाद में वो दो मिनट की रचना पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो ये तो स्थिति है। अब जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है, मुझे कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि सतना में यूनिवर्सल केबल्स के प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में जी गोपाल दास नीरज जैसे कवियों को हूट कर दिया गया जी, क्योंकि वहाँ जो श्रोतागण मौजूद थे वो तो चुटकुले सुनने गए थे। तो कविता की परख करने वाले गोष्ठियों में कविता की परख है, लेकिन मंचों में नहीं। तो मंचों के माहौल को सुधारना पड़ेगा। देखिए, जब कोई आयोजक आयोजन करता है तो ठीक है, तो आपने 2-4 चुटकुले पढ़ने वाले बुला लिए माहौल बनाने के लिए, लेकिन आपको गुणवत्तापूर्ण रचनाकार। सतना में भी एक मुशायरे का माहौल था। हाँ, कई बार ऐसा होता था कि हर साल मुशायरे होते थे जी हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो पिछला मुशायरा हुआ था वो 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले मुशायरा हुआ था, जिसमें राहत जी और ताहिर फराज और सबीना अदीब ये सब आई। आपने इंटरव्यू भी लिया और हमने सारे उनका इंटरव्यू लिया था। अब आप देखिए कि इतने बड़े शहर में जो मुशायरों का माहौल था वो भी करीब करीब ख़त्म सा हो गया है। उसका देखिए ऐसा है कि वो मुशायरा भी हम लोग ही कराते थे। हाँ, हम लोग का एक ग्रुप था, बज़्म अदब थी जी, तो मिलजुल करके, और फिर हमारे एक बहुत ही अभिन्न मित्र थे आनंद सोमानी जी। हाँ, आपका नाम सुना? हाँ, मेरे भी बहुत अच्छे। तो आनंद सोमानी शायर तो थे ही, शायर होने के साथ साथ तो आयोजक बहुत अच्छे थे जी। तो उनकी अगुवाई में हम लोगों ने ये मतलब आयोजन कुछ किए जी। फिर बाद में जो है तो कुछ हमारे यहाँ के उर्दू अदब के जो मतलब महत्वपूर्ण लोग, मकसूद अहमद वगैरह जी, आप सब लोगों के मतलब प्रयास करने से फिर उर्दू अदब के द्वारा मुशायरा यहाँ आयोजित किया गया जी, मतलब मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के द्वारा जी जी। तो देखिए, जब आप अपने शहर में कुछ उल्लेखनीय
काम करेंगे तब तो एकेडमी आपका सहयोग करेगी। सही है। तो माहौल तो आपको बनाना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा ये कोरोना वगैरह का काल चक्कर चल गया, 2 साल तो उसके बाद से माहौल हो गया ठंडा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उठ रहा है और हम आशा करते हैं कि अच्छा माहौल होगा आगे चल के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो आए। जी जी।